हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ। तो आज मैं RRB NTPC 2024 के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों की क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें, उसके बारे में कुछ डिस्कस करूँगी कि आप लोग कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और कितना पढ़ना सफिशिएंट होगा। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करेंगे उन लोगों का ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस बार वैकेंसी भी बहुत कम आई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आई होप कि RRB हर साल वैकेंसीज लाती रहेगी। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस इम्पोर्टेंट हैं उसको भी मैं बताऊँगी। और स्ट्रैटेजी में मैंने लास्ट टाइम NTPC का प्रिपरेशन खुद भी किस तरह से किया था, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी वो भी मैं डिस्कस करूँगी। तो ये आज का जो नोटिफिकेशंस है वो ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे जो भी मैंने नोटिफिकेशंस लिए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल साइट से लिए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ये पता ही होगा कि फॉर्म डालने का डेट कब से कब तक है। ये है 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक है। और तो ये 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक है। तो आप लोग लास्ट डेट के 2-3 दिन पहले तक फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ सर्वर इशू कभी कभी आते हैं तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए 2-3 दिन पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद है पेमेंट कब तक कंप्लीट करना है। इसका 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पेमेंट कंप्लीट करने का क्लोजिंग डेट है। तो ये हो गया। इसके बाद है कि अगर आपने फॉर्म डालने टाइम अगर कुछ मिस्टेक्स किया है, कुछ इनकरेक्ट अपना डेटा कुछ डाल दिया है, तो उसे करेक्ट करने का टाइम कब से कब दिया गया है, 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इसका टाइमिंग दिया गया है। तो ट्राई करिए कुछ मिस्टेक्स नहीं करने का, लेकिन बाय चांस कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं तो आप लोग इसे इस टाइम पीरियड के अंदर करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कि यहाँ पे पोस्ट किस किस टाइप के इस बार NTPC के वैकेंसीज़ में आई हैं। तो ये है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट। तो ये सब जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट वालों के लिए है। और 12th पास वालों के लिए भी नोटिफिकेशंस आ गए हैं, तो उसे भी मैं एक अलग वीडियो में उसके लिए भी सारे नोटिस को और उसके लिए किस तरह से स्ट्रैटेजी पढ़ने के लिए यूज करना है वो भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोटिस है उसे देख लेते हैं। तो इसमें है जो ये यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट, और ये किस लेवल के कैटेगरी में आता है, और इसका इनिशियल पे क्या है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे, और इसमें एज का लिमिट क्या दिया गया है, और इसमें कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे जो भी वैकेंसीज दिया गया है वो सारे रेलवे का जितना भी जोन है वो सारे को साथ में दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी है, 8113। तो नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, ये लेवल्स कितने में आते हैं, 6 में। और इसका जो इनिशियल पे है 35,400 है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B2। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी हम लोग फर्दर आगे देखेंगे कि किस मेडिकल स्टैंडर्ड में किस तरह का क्राइटेरिया होनी चाहिए आइज की, और भी बहुत सारे दूसरे क्राइटेरिया को देखेंगे आगे नोटिफिकेशंस में। इसके लिए एज कितना दिया गया है, 18 से 33 ईयर्स नॉर्मल दिया गया है, और रिलैक्सेशन के बाद 18 से 36 ईयर कर दिया गया है। और ये रिलैक्सेशन क्यों दिया गया है, तो यहाँ नोटिस में दिया हुआ है कि ये कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो डिले हुआ था
उसके कारण यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए जितने भी टाइप के ST SC OBC जितने भी कैटेगरी हैं सबके लिए यहाँ पे 3 इयर्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये सारे ही पोस्ट के लिए नॉर्मल ईयर क्या है 18 से 33 और जो रिलैक्सेशन में दिया गया है वो 18 से 36 तक दिया गया है। और ये जो टिकट सुपरवाइजर है उसका पोस्ट कितना है 1736। असिस्टेंट मास्टर कौन से लेवल में आता है, लेवल 6 में। इसका भी बेसिक पे वही होगा 35,400। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड लेकिन A2 होनी चाहिए। और एज तो सारे में ये सेम ही है, नॉर्मल एज और रिलैक्सेशन एज। और इसकी वैकेंसीज कितनी है 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर कौन से लेवल में आता है, लेवल 5 में। इसका बेसिक पे कितना है, इनिशियल पे 29,200। ये भी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 में आता है और इसका भी एज वही है सेम। और इसकी वैकेंसीज कितनी है 3,144। आगे है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये किस में आता है, लेवल 5 में। इसकी भी बेसिक पे 29,200 है। इसका लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और एज सेम है और इसमें 1507 वैकेंसीज है। लास्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये किस में आता है, लेवल 5 में आता है। इसमें भी 29,200 इनिशियल पे है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 होगा और इसमें वैकेंसीज कितनी है 732। तो इस तरह से टोटल जोन को मिलाकर 8,113 वैकेंसीज है। तो ये आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जितने वैकेंसीज आई थी उससे तो बहुत कम है। लेकिन रेलवे के नोटिफिकेशन में ये भी दिया गया है कि ये आई होप कि हर ईयर ये वैकेंसीज आएगी, ALP की भी आएगी और NTPC की भी। लेकिन मैं एक सजेशन और देना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बस रेलवे पे डिपेंडेंट ना रहिए। डैट मीन्स आप लोग इंग्लिश भी पढ़िए ताकि आप लोग बस रेलवे के वैकेंसीज पे डिपेंडेंट आप लोगों को नहीं रहना पड़े। क्योंकि अभी के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि SSC में रेलवे से ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है। तो आप लोग इंग्लिश भी पढ़ा करिए जिससे कि आप लोग SSC का भी फॉर्म डाल सकते हैं। और आप लोगों को वैसे भी फर्दर जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इंग्लिश को भी साथ में, इंग्लिश में भी हर चीज़ को समझना, उसे भी पढ़ना इंक्लूड करिए अपने सब्जेक्ट में। आगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को देखते हैं, इसमें क्या है। आगे का नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो ये भी देख लेना है कि यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोग एक से ज़्यादा RRB से फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो फिर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद है तो आगे देख लेते हैं। आगे है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का जब CBT 1 होगा तो उसमें जितने भी वैकेंसीज है, जितने भी RRB जोन है उसमें अलग अलग RRB जोन में जितने भी वैकेंसीज दिया गया है उसका फर्स्ट CBT के बाद सेकंड CBT के एग्ज़ाम के लिए 15 टाइम्स जितनी वैकेंसी है उसके 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और उसे फिर उन्हें फिर CBT 2 देने का मौका मिलेगा। और CBT 2 के बाद 8 टाइम्स वैकेंसीज को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि आगे फिर फर्दर साइको टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए उन्हें क्वालिफाई किया जाएगा। इसके बाद है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग कितना होगा, ये है 1/3। डैट मीन्स अगर आप लोग एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा। आगे है आप लोग जो भी फॉर्म डाल रहे हैं उसमें फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी डेटा होगा वो करेक्टली फिलअप करिएगा, जिससे कि बाद में फर्दर जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो। क्योंकि स्टूडेंट्स जल्दीबाजी के कारण कुछ भी रॉन्ग फिलअप कर देते हैं और फिर बाद में उन्हें ज्वाइनिंग के टाइम या फिर और भी दूसरे प्रोसेस होते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आप लोग जो भी फिल करते हैं फॉर्म में वो डेटा करेक्टली फिल करिए, सही फिल करिए। आगे है
इसमें क्या लिखा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स ST/SC से बिलोंग करते हैं या फिर जो भी इस तरह कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिन्हें ट्रेवल पास मिल सकता है, डैट मीन्स अगर एग्ज़ाम का सेंटर कहीं दूर दे दिया गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेवल पास का यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो कॉलम दिया रहेगा उसमें करेक्टली उसको फिल करना है और उसमें यस फिल करना है, ताकि बाद में आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे पास का आप लोग सही से यूज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में क्या है। आगे है जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड ऊपर में दिया गया था डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो उसका देख लेते हैं कि A2 में क्या है क्राइटेरिया, B2 A3 में क्या है, B2 में क्या है और C2 में क्या है। तो A2 में क्या है कि आपका जो आई का है डिस्टेंट विजन, एक होता है डिस्टेंट विजन, एक होता है नियर विजन। तो जनरली स्टूडेंट को नियर विजन सही होता है, डिस्टेंट विजन में ही प्रॉब्लम होता है, उन्हें दूर का दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए A2 क्राइटेरिया में क्या है कि डिस्टेंट विजन होना वो 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, लोग बिना चश्मे के 6/9 होना चाहिए। A3 में क्या है डिस्टेंट विजन, A3 में भी 6/9 होना चाहिए, लेकिन इसमें चश्मा आप पहन सकते हो विथ और विदाउट ग्लासेस लिखा है, तो ग्लास के साथ या फिर विदाउट ग्लास 6/9 होना चाहिए A3 कैटेगरी में। B2 में क्या है, B2 में डिस्टेंट विजन 6/9 होना चाहिए या फिर 6/12 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब ग्लास चश्मे के साथ भी या फिर चश्मे के बिना भी इसमें चल सकता है, लेकिन कैटेगरी होना चाहिए 6/9 या फिर 6/12 होना चाहिए। तो आप लोग फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो उसमें ऑप्शंस होता है, बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं तो उसमें सेलेक्ट करना होता है, प्रेफरेंस देना होता है पोस्ट का, तो आप लोग इस क्राइटेरिया को देखकर उस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। आगे है C2 कैटेगरी के लिए, तो C2 में क्या है डिस्टेंट विजन कितना होना चाहिए, इसमें 6/12 होना चाहिए, विदाउट ग्लास होना चाहिए, नील विथ और विदाउट ग्लासेस। तो इसमें भी वही है कि विथ और विदाउट ग्लासेस 6/12 आपका आइज का डिस्टेंट विजन होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन फीस के रिगार्डिंग। तो इसमें है जो भी स्टूडेंट होंगे उन्हें कितना पेमेंट करना होगा, उन्हें 500 पे करना होगा और CBT 1 के हो जाने के बाद आप लोगों को 400 रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं और PWD वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर ट्रांसजेंडर और एक सर्विसमैन है, उन्हें ओनली कितना पेमेंट करना होगा, 250 पेमेंट करना होगा और उन्हें CBT 1 के बाद 250 रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये हो गए फीस के रिगार्डिंग नोटिस। और आगे देख लेते हैं। आगे है ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आगे हम लोग सिलेबस को भी देखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या है। तो हम लोग अब आ जाते हैं CBT 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो CBT 1 में क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट्स होगा, यानी 1.5 घंटे मिलेंगे आपको। इसमें GK का क्वेश्चन कितना होगा 40, मैथ्स का 30 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का कितना होगा 30 क्वेश्चन, यानी टोटल कितना हो जाएगा 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव मार्किंग तो मैंने पहले ही बताया कि 1/3 का होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप लोग 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और अगर आप लोग 1 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो 0.33 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो किसी एग्जाम्स में 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होते हैं, लेकिन रेलवे में 1/3 है। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे में नेगेटिव मार्किंग का वैल्यू ज़्यादा है। तो ये हो गया नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद है
CBT 2 में, और इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लेते हैं। इसमें है मैथ्स में आएगा नंबर सिस्टम से आएगा, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले मैथ्स है, तो इसमें कितने मार्क्स का आएगा, ये आएगा 30 मार्क्स का। तो मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सब आप लोगों को अच्छे से, उसका कितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी फार्मूलाज है वो पता होना चाहिए। और सबसे पहले आप लोग इसे जो भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं उनसे अच्छे से पढ़ लीजिए और उसका एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। दैट मीन्स जितना भी इम्पोर्टेंट जिस टॉपिक से फार्मूलाज होगा, कॉन्सेप्ट्स होगा, उसे एक साथ एक नोट्स में तैयार कर लेना है, ताकि जब एग्ज़ाम्स का टाइम आएगा तो उसे आप उस टाइम रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेकिन उसका नोट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो उसके लिए एग्ज़ाम्स के टाइम पे रिवीजन करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो सब इम्पॉर्टेंट है नोट्स प्रिपेयर करना, जितना भी फार्मूलाज होगा ये सारे टॉपिक्स में उसे प्रिपेयर करना इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिया गया है उससे अगर एग्ज़ाम्स में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हर दिन आपको एटलीस्ट 40 और 50 क्वेश्चंस एक साथ एक टाइम पे बैठकर करना है, ताकि आप लोगों को ये हैबिट रहे कि एक टाइम पे आप कंटिन्यू 30 और 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं। और हर दिन आप लोग एक टॉपिक को एक दिन में करिए और उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करिए, फिर दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करिए। इस तरह से एक टाइम बनाकर और डेली प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि एक साथ बहुत सारा कर लिए उसके बाद फिर इनकंसिस्टेंट हो गए, मतलब रेस्ट में आ गए, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स के टाइम में वैसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सेकेंड टॉपिक है रीजनिंग का। रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या क्या है, एनालॉजिक्स, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिक रीजनिंग्स, सैलोलिजम्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम्स, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। तो इसमें भी मैं वही बोलूँगी कि सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, और उसका फिर नोट्स प्रिपेयर करना है। और फिर सारे क्वेश्चंस का सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर जो NTPC 2022-21 में एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका क्वेश्चंस को लगाना है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो मैंने जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम्स दिया था तो क्वेश्चंस मिक्स टाइप के पूछे जा रहे थे। डैट मीन्स क्वेश्चंस SSC और बैंकिंग दोनों टाइप के थे। तो पजल से ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सिटिंग अरेंजमेंट्स आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पजल से ही ऑलमोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पजल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और वैसे मैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं सेट्स को अपने चैनल पे डालूँगी, वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं कि पजल के क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जा सकता है। तो ये हो गया रीजनिंग का। आगे चलते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th CBSE, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, constitution and political system, general scientific and technological development including the space and nuclear program of India, UN and other important world organizations, environmental issues concerning India and world at large, basics of computers and computer applications, common abbreviations, transport systems in India, Indian economy, famous personalities of India and world,
flagship government programs, flora and fauna of India, important government and public sector organization of India। तो इसमें एक तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं बुक्स में और यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और स्टूडेंट्स इसके चक्कर में बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों को स्टडी करना चाहिए जीके वाले सेक्शन को। तो जनरल अवेयरनेस में किस तरह का क्या क्या होता है, एक सेक्शन हो जाता है करंट अफेयर का, एक हो जाता है जीके का, और एक होता है जीएस का, और एक हो जाएगा कंप्यूटर का। तो ये सारे टॉपिक्स को इस तरह से डिवाइड करके पढ़ना है। तो करंट अफेयर के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम्स हुए थे तो फॉर्म फिलअप करने के बाद 2 इयर्स के लगभग अराउंड गैप हो गए थे। तो जब एग्ज़ाम्स हुए थे तो वहाँ पे 2 इयर्स का करंट अफेयर पूछा गया था, लेकिन आई होप कि इस बार इतना डिले नहीं होगा। तो आप लोग करंट अफेयर एटलीस्ट सितंबर में फॉर्म आप लोग अगर फिल कर रहे हैं तो सितंबर से तो करंट अफेयर अच्छे से याद होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को 2024 का करंट अफेयर याद होना चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए ज़्यादा सही होगा। तो करंट अफेयर को किस तरह से पढ़ना है, तो करंट अफेयर में ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हर दिन का करंट अफेयर याद रखिए, क्योंकि इतना सारा याद करना पॉसिबल नहीं है बेसिकली। तो आप लोग मंथली करंट अफेयर को देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर डेट मीन्स कि वीकली करंट अफेयर्स कि मंथली एक मंथ में कितने हो जाएंगे, 4 वीक होते हैं। तो आप लोगों को किसी भी टीचर से आप लोग अगर पढ़ रहे हो करंट अफेयर तो एक मंथ में जो वीकली करंट अफेयर्स आते हैं, एक मंथ में 4 वीडियोज रहेगी, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद रिवीजन के लिए आप बुक से भी फॉलो कर सकते हैं और वीडियो से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप लोग रिवाइज कितने टाइम्स करते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि डेली करंट अफेयर्स नहीं देखकर हर मंथली करंट अफेयर देखिए या फिर वीकली करंट अफेयर देखिए, लेकिन उसे अच्छे से याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इस तरह से आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चंस ज़रूर एग्ज़ाम्स में मैच करेगा, और इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं इस तरह से पढ़ने से। आगे है जीके। तो जीके में क्या क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है, हिस्ट्री होता है और ज्योग्राफी होता है। तो इसे कैसे पढ़ना है, इसके लिए तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे उनके पास लूसेंट का तो बुक रहता ही होगा। तो इस बुक से या फिर एक क्राउन का बुक आता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन लगाइए, और सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर वो एसएससी का हो या फिर सबसे पहले तो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर लगाना है। उसके बाद आप एसएससी जो भी एग्ज़ाम्स अभी लेटेस्ट में हो रहे हैं वो सब का जो क्वेश्चंस आता है उसके सारे डिटेल्स को पढ़िए, क्योंकि वो सब जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से जो भी उसके अंदर का फैक्ट्स होता है, डिटेल्स होता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी इस तरह से पढ़ाई किया था, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हुए थे। तो आप किसी भी सेंटर लेवल का अगर एग्ज़ाम है तो सेंटर लेवल का जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके क्वेश्चंस को पढ़िए, और उसके अंदर का डिटेल्स से जिस टॉपिक से क्वेश्चन है उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि बुक्स में तो बहुत सारे हैं, तो उसमें पता नहीं चलता कि किस टॉपिक से क्या चीज़ ज़्यादा याद करना इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से ही पता कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक से कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से जीके का प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद है जीएस में, इसमें आएगा क्या क्या, साइंस में क्या क्या आएगा, साइंस में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसे भी आप लूसेंट से ही कवर कर सकते हैं,
क्योंकि साइंस में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अभी तो लास्ट ईयर एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा डीप से नहीं पूछा गया था, लेकिन अभी जो एसएससी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डीप में पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा साइंस को आप लोग डीपली पढ़िए, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि साइंस को डीपली पूछा जाए। तो आप साइंस के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, पहले लूसेंट या फिर जिस भी बुक से आप पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ लें और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाएं, चाहे वो एसएससी के हों या फिर एनटीपीसी जो हुआ था लास्ट टाइम, उसके जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन के पूरे डिटेल्स को पढ़िए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पहले जब एनटीपीसी हुए थे तो उस टाइम कंप्यूटर का पूछने का ऐसा नहीं था जिस तरह से एसएससी में अब पूछा जा रहा है। लेकिन अभी जो एसएससी में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसे अगर आप लगाएंगे तो और उसके डिटेल्स को पढ़ेंगे तो उससे आपका कंप्यूटर का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि कंप्यूटर में आइडिया नहीं लग पाता कि हम लोग किस तरह से तैयारी करें, तो उस तरह से कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, सबसे पहले वो सब टॉपिक को जहाँ से भी आप लोगों को कंटेंट्स मिले वहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। और मैं वन थिंग सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम्स में किसी भी क्वेश्चंस का अगर 4 ऑप्शन है तो आप लोग जो अगर डाउट हो रहा है, अगर आप 95% श्योर हैं तभी मार्क करें, अदरवाइज़ नहीं करें, क्योंकि एक मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लोगों को इस बार वैकेंसीज भी ऑब्वियसली कम आई है, तो आप लोगों को एटलीस्ट 70+ मार्क्स तो लाने ही होंगे क्वालिफाई करने के लिए। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी मार्क्स बढ़ेंगे वो अलग होंगे, लेकिन नॉर्मल मार्क्स 70 के अराउंड होने चाहिए, तभी आप लोग CBT 1 क्वालिफाई कर सकते हैं और CBT 2 के लिए सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद है CBT 2। तो CBT 2 में भी सिलेबस सेम ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाता है और टाइम ड्यूरेशन भी सेम ही होता है, डेट इज़ 90 मिनट्स, 1.5 घंटे मिलेंगे इसमें भी। लेकिन जो जनरल अवेयरनेस है उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाता है, वो 50 हो जाता है, मैथमेटिक्स में 35 और रीजनिंग में 35 हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि टाइम फिक्स है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं। और जो मैथ्स, रीजनिंग और जीके का सिलेबस है वो सारा सेम ही है। तो जैसे मैंने CBT 1 के लिए बताया उसी तरह से आप लोग CBT 2 के लिए कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं, और CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद 8 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट, जिस पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट होता है या फिर जिस पोस्ट पे साइको टेस्ट होता है उसके लिए 8 टाइम्स स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। और उसमें भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि इंग्लिश में कितना होना चाहिए स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में कितना होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और साइको के लिए कंडीशन क्या है? साइको के लिए है कि आपको उसमें टेस्ट बैटरी होता है, तो उसमें आप लोगों को सारे में कितने मार्क्स लाने होंगे 42 मार्क्स लाने होंगे। तो ये है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए कि जो साइको टेस्ट होगा उसमें मिनिमम टी स्कोर कितना होना चाहिए 42 मार्क्स होना चाहिए हर एक टेस्ट बैटरी में क्वालिफाई करने के लिए। वो किसी भी उसमें कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं होगा, चाहे आप किसी भी क्राइटेरिया से बिलोंग करिए, उसमें आपको 42 मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। और इंग्लिश में और टाइपिंग के लिए क्या है 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट। तो यहाँ पे दिया हुआ है
कि कौन से पोस्ट में टाइपिंग है। तो यहाँ पे है गुड्स ट्रेन मैनेजर में टाइपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, साइको भी नहीं है और टाइपिंग भी नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में कुछ भी नहीं होगा, बस 2 एग्जाम्स होंगे, उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। स्टेशन मास्टर में CVT होता है, जिसको साइको बोलते हैं, साइको टेस्ट बोलते हैं, वो लिया जाता है। इसके बाद कुछ वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है इनवैलिड एप्लीकेशंस रिजेक्शंस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को कौन कौन सा मिस्टेक्स नहीं करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे फ़ोटोज में कौन कौन सा चीज़ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं होना चाहिए, फ़ोटो विथ कैप नहीं होना चाहिए, बियरिंग गोगल्स चश्मे नहीं लगे होने चाहिए, फोटोज विच आर डिसफिगर्ड, स्मॉल साइज, फुल बॉडी नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, एक साइड से फेस नहीं होना चाहिए, और फ़ोटो स्टेट कॉपी नहीं होना चाहिए, फ़ोटोज का ग्रुप फ़ोटो नहीं होना चाहिए, सेल्फी नहीं होना चाहिए, मोबाइल से फ़ोटो नहीं लिया होना चाहिए, या फिर फ़ोटो को चेंज करके समटाइम्स उस तरह से किया जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। और तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है उसमें से कुछ भी ऐसा फ़ोटोज़ के अंदर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद है सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी क्वालिफ़िकेशन है दिया हुआ उसके अंडर में होना चाहिए। एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा RRB में फॉर्म डाला हुआ नहीं होना चाहिए। और क्या दिया हुआ है, नहीं तो फिर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और किसी भी और फॉर्म को इनकरेक्ट फील्ड नहीं करना है। ये सब फैक्टर से आपके फॉर्म है जो रिजेक्ट हो सकते हैं। आगे कुछ देख लेते हैं, तो आगे वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं और एक बात बता देती हूँ कि आप अगर जोन के रिगार्डिंग कुछ डाउट में है कि कौन से जोन से फॉर्म डालना चाहिए, कौन से जोन से फॉर्म नहीं डालना चाहिए, तो इस बार वैकेंसीज तो वैसे कम ही है हर जगह पे, लेकिन एक नोटिस ये कर सकते हैं, मैंने नोटिस किया था लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया था, तो जो नॉर्थ साइड में जोन्स हैं उसमें कंपटीशन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने के चांसेस होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि और डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से जोन से फॉर्म डालना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि पोस्ट प्रेफरेंस का जो ऑप्शंस होता है, तो उसमें आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड को देखने के बाद ही उसमें पोस्ट प्रेफरेंस डालिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है एग्ज़ाम सारे क्वालिफाई होने के बाद भी अगर मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग उस तरह से नहीं फुलफ़िल कर रहे हैं तो वहाँ से भी रिजेक्शन का चांसेस होता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप लोग अभी से ही टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट वीक में एक टेस्ट तो देना ही चाहिए, जिससे आप लोगों की कौन कौन सी टॉपिक में प्रॉब्लम्स है, उसमें किस तरह से आप लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस आपको करना ज़रूरी है। तो इस तरह से अभी से ही आप लोगों को टेस्ट देना चाहिए, ताकि लास्ट जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो उस तरह से आप लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं हो, आप लोग अपने आप को समझ सके कि मेरे अंदर मेरे में कौन से टॉपिक की प्रॉब्लम्स है, किस टॉपिक में वीक हैं, ये सब चीज़ों को समझकर आप लोग उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि इससे आपको बहुत सारा नॉलेज हुआ होगा। तो वीडियो अगर यूजफुल लगी और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टच करें, ताकि आगे की
नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ।